नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बलात्कार इस सभ्य समाज की एक घिनौनी और कड़वी सच्चाई है। समाज के माथे पर यह एक ऐसा कलंक है, एक ऐसा बदनुमा दाग है जो पूरे समाज को शर्मसार करता है। बलात्कार चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, एक महिला के न सिर्फ शरीर को बल्कि उसकी आत्मा और उसके मन को भी तार तार कर देता है। समाज की इस भयावह बुराई के खात्मे के लिए सरकार ने समय समय पर कई कदम उठाए और कानूनों को सख्त बनाया। किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार से किया गया बलात्कार या दुष्कर्म भारतीय कानून के तहत बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बलात्कार के बारे में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 375 में काफी विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसके साथ ही सेक्शन 376 के तहत इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले शख्स के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। लेकिन निर्भया कांड जैसे जघन्य घटना के बाद बलात्कार के लिए पहले से मौजूद कानून को और सख्त बनाने की मांग जोर शोर से उठने लगी। इसके बाद सरकार ने साल 2013 में एंटी रेप लॉ को लागू किया और इस कानून में उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया। आईपीसी में संशोधन के बाद रेप की परिभाषा में भी बदलाव किया गया। बलात्कार जैसी घटनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए कई फिल्में भी बनी हैं। ऐसी ही एक फिल्म सेक्शन 375 है, जिसमें बलात्कार जैसे मुद्दे पर कानूनी दाव पेच की बारीकियों को दिखाया गया है। इन दिनों इस फिल्म की काफी चर्चा है। विशेष में आज हम बात करेंगे सेक्शन 375 की, जानेंगे इसके खास प्रावधान, साथ ही 2013 में बने एंटी रेप कानून की बारीकियों पर भी विस्तार से डालेंगे प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में सेक्शन 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और 376 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। फिलहाल एक फिल्म की वजह से सेक्शन 375 मीडिया में इन दिनों काफी सुर्खियों में है। देखिए ये रिपोर्ट। हम अक्सर आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के बारे में सुनते रहते हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 375 दुष्कर्म यानी बलात्कार को परिभाषित करता है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। इस अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से सेक्शन 375 में कई अपराधों में विभाजित किया गया है। वहीं किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर सेक्शन 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 375 इस वक्त सुर्खियों में है। इसकी वजह है एक फिल्म। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनती रही हैं जिनमें उठाए गए मुद्दे समाज में गहराई से जुड़े हुए हैं। पिछले समय में ऐसी फिल्में सामने आई हैं जो भारतीय कानून और संविधान के बारे में चर्चा करती हैं। सेक्शन 375 ऐसी ही एक फिल्म है। इस फिल्म में बलात्कार जैसे मुद्दे पर कानूनी दांवपेच की बारीकियों को दिखाया गया है। अभी जो फिल्म आई है, मैंने फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस तरह की जो फिल्में आती हैं वो समाज में इस तरह के जो सवाल उठाने जाने चाहिए उसके लिए जनता को जागरूक भी करती है। उसका सामाजिक पहलू क्या है, उसका कानूनी पहलू क्या है, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं समझता हूँ मीडिया का और फिल्म इंडस्ट्री का जो है इसमें बहुत अच्छा सहयोग है और उसकी वजह से इस तरह के अपराध जो नोटिस में नहीं आते हैं और लोग अनपनिश चले जाते हैं, मैं समझता हूँ जब लोगों में इन जागरूकता बढ़ेगी तो इस तरह के क्राइम जो हैं वो रिपोर्ट भी होंगे, उनका ट्रायल भी होगा और सज़ा भी मिलेगी। और जब एक बार सज़ा मिलेगी तो शायद इस तरह के जघन्य अपराध जो होते हैं उसमें कमी आएगी। हम मीडिया के जरिए अक्सर रोजाना रेप की खबरें पढ़ते सुनते रहते हैं।
कानून की नज़र से रेप कानून में अलग अलग अपराध की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अपराधी पर अपराध साबित होने के बाद ही अदालत उसको अपराध के मुताबिक सजा देती है। कानून के जानकारों के मुताबिक न्याय पाने की पीड़िता की लड़ाई आसान नहीं होती। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का शिकार होने के बाद न्याय पाने तक पूरे सफर में पीड़िता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार पूछताछ, कोर्ट का चक्कर काटना और इन सारी चीजों के अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसे एक रेप पीड़िता को सामना करना पड़ता है। जब किसी महिला का रेप होता है तो सामाजिक स्तर पर ताने सुनने के अलावा भी उसे कई तरह की कानूनी दांवपेच से दो चार होना पड़ता है। सेक्शन 375 जैसी फिल्मों की वजह से ऐसे मुद्दे लोगों के जहन में आते हैं। लोगों में कानून की समझ पैदा करने की ललक के लिहाज से ऐसी फिल्में बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अभी एक धारा 375 नाम की एक फिल्म आई है जिसके कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं रेप और बलात्कार से संबंधित, तो इसलिए धारा 375 चर्चा में है इस वक्त। होता क्या है, कानून के विषय में जानकारी जो लोगों को होती नहीं है, तो ये जो फिल्में हैं तो ये एक माध्यम बन जाती हैं लोगों को बताने के लिए, जिससे कि लोग जाने कि उनके अधिकार क्या हैं। जैसे बच्चों के विषय में उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ऐसा अपराध हो रहा है, तो इससे उनकी जानकारी बढ़ती है, उनके अभिभावकों की जानकारी बढ़ती है, जिससे कि वो इसके बारे में फिर पुलिस में जा सकते हैं। बलात्कार घिनौना अपराध तो है ही, बेहद ही संवेदनशील मुद्दा भी है। बलात्कार को लेकर सख्त कानून भी बने हुए हैं, लेकिन इन कानूनों के प्रति लोगों की कम जानकारी हम सबसे छुपी हुई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे देश में किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वो किसी भी उम्र या जाति की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 375 के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 374 के तहत सजा का प्रावधान भी दिया गया है। आइए जानते हैं कि सेक्शन 375 क्या है और इसके तहत क्या क्या प्रावधान है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर संभोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं, कानूनन वो बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जाएगा। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार के अपराध में ही गिना जाता है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 375 के तहत बलात्कार यानी रेप को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। आईपीसी के सेक्शन 375 के मुताबिक एक व्यक्ति को उस स्थिति में बलात्कार का दोषी माना जाएगा जब वो अपने लिंग को किसी भी हद तक एक महिला के मुंह, प्राइवेट पार्ट या शरीर के अन्य भागों में प्रवेश कराता है या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। इसके अलावा किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या लिंग के अलावा शरीर का एक हिस्सा एक महिला के प्राइवेट पार्ट में प्रवेश कराता है, उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से को तोड़ मरोड़ कर उस महिला के प्राइवेट पार्ट या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेश कराता है, या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या अपने मुंह को एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर लगाता है, या उस महिला को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए साथ में से किसी भी एक तरीके के तहत आने वाली परिस्थितियों में संभोग करता है, तो वो बलात्कार का दोषी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती बिना उसके विल के, बिना उसकी कंसेंट के, या उसकी कंसेंट जो है ड्यूरेस और प्रेशर में लेता है, वो व्यक्ति अधिकार क्षेत्र में है और उसको यूज़ करता है, या उसको ड्रग करके और उसकी कंसेंट लेता है, या उसकी आयु जो है वो 16 वर्ष से कम है, ऐसे सभी केसेस 18 वर्ष से कम है, ऐसे सभी केसेस को रेप में कवर किया जाएगा। और इसके लिए जो डेफिनेशन है रेप की,
उसका भी एक्सपेंशन किया गया। रेप एज सच क्या माना जाएगा, उस डेफिनेशन का भी एक्सपेंशन किया गया। इन 7 परिस्थितियों में शामिल है महिला के मर्जी के खिलाफ या महिला की सहमति के बिना संभोग करना। इसके अलावा उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या उसके किसी परिचित व्यक्ति को डरा धमका कर हासिल की गई हो, जिसमें उसे अपने लिए या अपने परिचित के लिए मौत का डर हो या आहत होने का डर हो। साथ ही उस महिला की सहमति से, लेकिन ये जानते हुए कि वो उसका पति नहीं है, और महिला की सहमति दी जाती है क्योंकि वो मानती है कि वो वही पुरुष है जिसके साथ उसने कानूनन शादी की है। इसके अलावा महिला की सहमति के साथ जब शराब या किसी नशीले पदार्थ की वजह से होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग किया गया हो। अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। और जब महिला सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो, हालांकि इस कानून में कुछ अपवाद भी शामिल हैं, जैसे कोई चिकित्सा प्रक्रिया या चिकित्सा के वक्त हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा। इस तरह किसी व्यक्ति का अपने पत्नी के साथ संभोग बलात्कार नहीं माना जाएगा यदि पत्नी 15 साल से कम आयु की नहीं हो। कानून बड़ा साफ है। 2013 में जो रिपोर्ट आई जस्टिस वर्मा की, उसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि सख्ती होनी चाहिए। जैसे अब है कि अगर कोई बच्ची अगर जाती है और बोलती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो अब क्या है, जो आरोपी है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने रेप नहीं किया है। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा, जो उम्र घटाई है, पहले 16 साल तक था जो माइनर की एज थी, अब उसको 18 साल कर दिया है कि 18 साल से कोई भी अगर कम लड़की है उसको माइनर समझा जाएगा। और अगर मान लीजिए बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाती है या उसका ऐसा हालात हो सकते हैं बच्चे के कि उसके कोई कार्य ना कर सके, तो डेथ पेनल्टी भी ले आए हैं अब इसमें। ये धारा जो है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसमें जो प्रावधान है वो अगर किसी महिला का रेप किसी पुरुष द्वारा किया जाता है तो सिर्फ इस तरह के सर्कमस्टांसेस को ही कवर करती है। लेकिन एक और भी एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जिसको हम कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ऑफ सेक्सुअलिटी अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसमें अगर कोई क्राइम होता है तो वो जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन 375 जो है, सेक्शन 375 आईपीसी का जो है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसके लिए है। आईपीसी के सेक्शन 375 में जहां बलात्कार के अपराध के बारे में बताया गया है, वहीं सेक्शन 376 के तहत इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस सेक्शन के तहत अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर मुकदमा चलाया जाता है और वो दोषी साबित हो जाता है तो उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद और कुछ मामलों में फांसी की सजा भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2012 में हुए निर्भया रेप केस के बाद देश में बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर व्यापक बहस छिड़ गई। किसी भी महिला के साथ बलात्कार की घटना उसकी आत्मा को चोट पहुंचाती है और न्याय के लिए कानूनी प्रक्रिया में भी उसके साथ संवेदनहीन रवैया अपनाया जाता है। इसलिए रेप पीड़ितों, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार में मामले में कानून में बदलाव किए गए ताकि रेप जैसे जघन्य अपराध पर रोक लगाई जा सके। आइए एक नजर डालते हैं रेप कानून यानी कि सेक्शन 375 में हुए बदलाव पर। 16 दिसंबर 2012 देश की राजधानी दिल्ली में मानवता को शर्मसार करने वाली अब तक की सबसे जघन्य और दर्दनाक घटना हुई। बस में सवार निर्भया के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। दिल्ली की सर्द काली रात की वारदात के बाद सुबह पूरा देश दर्द के अंधेरे में डूब गया। इस घटना ने समाज के हर वर्ग को झकझोर दिया और एक सुर में रेप लॉ में बदलाव की मांग तेज होने लगी। निर्भया से रेप के दौरान दोषियों ने जो हैवानियत दिखाई थी वो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर पूरे देश में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सेक्शन 375 में बदलाव के लिए संसद से लेकर सड़क तक बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में टीम बनी और तमाम सिफारिशें मांगी गईं। वर्मा कमीशन की सिफारिश के बाद रेप लॉ में बदलाव किया गया। 29 दिनों में वर्मा कमीशन ने अपनी सिफारिशें भेज दी। जस्टिस वर्मा की अगुवाई में बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने 29 दिनों में 631 पेज की रिपोर्ट 22 जनवरी 2013 में सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एंटी रेप लॉ के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया।
सरकार ने आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को लागू किया और यह संशोधन अधिनियम 3 फरवरी 2013 से प्रभाव में आया। आईपीसी में संशोधन करने के बाद रेप की परिभाषा में बदलाव किया गया। आपको याद होगा कि एक निर्भय कांड हुआ था दिसंबर 2012 में, जिसके बाद में एक जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी और वर्मा कमेटी के बैठने के बाद रेप की डेफिनेशन को 375 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा अमेंडमेंट करके उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया था। निर्भया को दी गई विभत्स शारीरिक यातनाओं को ध्यान में रखते हुए रेप यानी बलात्कार की परिभाषा को और भी व्यापक बनाया गया। आईपीसी के सेक्शन 375 में रेप मामले में विस्तार से परिभाषित किया गया, जिसके तहत अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप होगा। महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार दोनों ही रेप के दायरे में होंगे। इसके अलावा महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो वो भी रेप के दायरे में होगा। इतना ही नहीं, महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर पुरुष कोई भी वस्तु डालता है तो भी रेप के लिए वो दोषी होगा। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और उसकी सहमति भी है तो वो भी रेप होगा। 2013 में जो रिपोर्ट आई जस्टिस वर्मा की, उसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा कि सख्ती होनी चाहिए। जैसे अब है कि अगर कोई बच्ची अगर जाती है और बोलती है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो अब क्या है, जो आरोपी है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने रेप नहीं किया है। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरा, जो उम्र घटाई है, पहले 16 साल तक था जो माइनर की एज थी, अब उसको 18 साल कर दिया है कि 18 साल से कोई भी अगर कम लड़की है उसको माइनर समझा जाएगा। और अगर मान लीजिए बलात्कार के कारण मृत्यु हो जाती है या उसका ऐसा हालात हो सकते हैं बच्चे के कि उसके कोई कार्य ना कर सके, तो डेथ पेनल्टी भी ले आए हैं अब इसमें। देश में हर तरफ से रेप के दोषी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही थी। आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 376A के तहत प्रावधान किया गया कि अगर रेप के कारण महिला वेजिटेटिव स्टेज यानी मरने जैसी स्थिति में चली जाए तो दोषी को अधिकतम फांसी की सजा भी हो सकती है। 376B के तहत अलगाव में रह रही पत्नी के साथ रेप करने पर 7 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 376C के तहत सरकारी संरक्षण जैसे जेल और अस्पताल में रह रही महिला के साथ रेप के मामले में 5 साल से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही गैंग रेप के लिए 376D के तहत सजा का प्रावधान किया गया, जिसके तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। 376E के तहत प्रावधान किया गया कि अगर कोई शख्स रेप के लिए पहले दोषी करार दिया गया हो और वो दोबारा अगर रेप या गैंग रेप के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा होगी। देखिए, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन डाले गए हैं जो इस तरह के जघन्य अपराध हैं। नंबर 1 को एफआईआर अगर होती है तो एक तो एफआईआर उसके लिए करना मैंडेटरी कर दिया गया कि इस तरह का कोई भी इंस्टेंस जो है वो पुलिस के नोटिस में लाया जाता है तो पुलिस के उसको तुरंत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करने के बाद उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर उसकी अपील भी होती है तो उसको भी समयबद्ध तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रावधान कानून में किए गए हैं। और मैं समझता हूँ ये जो कानूनी प्रावधान लाए गए हैं उनका मेन पर्पज़ यही है कि जितना सख्त पनिशमेंट होगा शायद वो इस तरह के क्राइम को कम करने में और उसको सामने लाने में सहयोग करेगा। रेप के अलावा महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराध के लिए भी वर्मा कमीशन सिफारिशें की गईं, जिसमें सेक्शन 354 यानी महिला के साथ छेड़छाड़ को शामिल किया गया। सेक्शन 354 के तहत दोषी पाने पर पहले 2 साल की सजा का प्रावधान था। छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर इसे बदलकर कम से कम 1 साल की कैद और अधिकतम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया। साथ ही इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। 354 के तहत कई सब सेक्शन जोड़े गए, जैसे अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ अशोभनीय और सेक्सुअल नेचर का व्यवहार करता है तो आईपीसी के सेक्शन 354A पार्ट 1 के तहत, कोई शख्स महिला से सेक्सुअल डिमांड या फिर आग्रह करता है तो आईपीसी के सेक्शन 354A पार्ट 2 के तहत, अगर कोई शख्स किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाता है तो आईपीसी की सेक्शन
354A पार्ट 3 के तहत और महिला को जबरन कपड़े उतारने पर मजबूर करने या उतार देने पर केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। सेक्शन 354 के तहत दोष साबित होने पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। 354D के तहत स्टॉकिंग करने का दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। 2013 में नया कानून आया, वो नए जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद, उसमें से 10 से 20 साल कर दिया गया सज़ा और लाइफ इन प्रिजन भी किया गया और एग्रीवेटेड रेप जो होता है उस केस को भी इसमें लाए गए और कानून को और सख्त किया गया। उम्र की सीमा घटाई गई वहाँ पर, जैसा अभी मैंने आपको बताया, 16 से 18 साल कर दिया माइनर को। और पॉक्सो एक्ट है जो, उसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान लाया गया संशोधन करके 2019 जुलाई में। जस्टिस वर्मा कमीशन ने बलात्कार पीड़ित के 2 फिंगर टेस्ट को भी अमानवीय, अवैज्ञानिक और निजता के अधिकार का हनन करार दिया, जिस पर रोक लगा दी गई। रेप मामलों के जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर जोर दिया गया और रेप पीड़ित की चिकित्सा से लेकर विधिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना पर जोर दिया गया। अभी तक 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले गए हैं और देश में 33 वन स्टॉप सेंटर निर्भया कोष से स्थापित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।